राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संसद संस्कृत प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण के बाद छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने युवाओं के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि जिस काशी को काल से प्राचीन कहा जाता है, उसकी पहचान को युवा पीढ़ी जिम्मेदारी से सशक्त बना रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के 2005 के एक फैसले के क्रियान्वयन पर अपना स्थगन आदेश हटाते हुए यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस को दिल्ली सरकार को सौंपने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या की अर्थव्यवस्था में जोरदार उछाल आया है, जिसके चलते ऐसे लोग जो कि पहले दूसरे शहरों में जाकर कामकाज करने या रोजगार तलाश करने की सोच रहे थे, उन्होंने अपना मन बदल लिया है और अब अयोध्या में ही उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 23 फरवरी को कहा कि मध्य प्रदेश की जनता और कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने 2018 में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी के बयान को लेकर केस खत्म करने की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। प्रदर्शनकारी किसानों और पुलिस बलों के बीच गतिरोध के बीच कांग्रेस के लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि केंद्र को फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून लाने के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए, जो विरोध प्रदर्शन की प्रमुख मांग है। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने राज्य के सभी समुदायों को कवर करते हुए घर घर जाकर जाति सर्वेक्षण कराने के लिए राज्य विधानसभा में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की ओर से आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का आरोप लगाते हुए हजारों अभ्यर्थियों ने लखनऊ के इको गार्डन में प्रदर्शन किया। हरियाणा पुलिस ने उन किसानों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है, जिन्होंने अपने दिल्ली चलो विरोध मार्च के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 4 डिग्री कम है। पीएम मोदी वाराणसी के बीएचयू में संसद संस्कृत प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने युवाओं के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि जिस काशी को काल से भी प्राचीन कहा जाता है, उसकी पहचान को युवा पीढ़ी जिम्मेदारी से सशक्त बना रही है। ये दृश्य मन को संतुष्ट करता है, गौरवान्वित करता है और ये विश्वास भी दिलाता है कि अमृत काल में युवा देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पीएम ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में काशी में विकास के जो कार्य हुए और काशी के विषय में संपूर्ण जानकारी पर आज लॉन्च की गई पुस्तकों में दी गई है। काशी ने विकास की जो यात्रा तय की है, उसके हर पड़ाव और यहाँ की संस्कृति का वर्णन इन पुस्तकों में भी किया गया है। महामना के इस प्रांगण में आप सब विद्वानों और विशेषकर युवा विद्वानों के बीच आकर ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने जैसा अनुभव हो रहा है। जो काशी कालातीत है, जो काशी समय से भी प्राचीन कही जाती है, जिसकी पहचान को हमारी आधुनिक युवा पीढ़ी इतनी जिम्मेदारी से सशक्त कर रही है। ये दृश्य हृदय में संतोष भी देता है, गौरव की अनुभूति भी कराता है और ये विश्वास भी दिलाता है कि अमृत काल में आप सभी युवा देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। और काशी तो सर्व विद्या की राजधानी है। आज काशी का वो सामर्थ्य, वो स्वरूप फिर से संवर रहा है। ये पूरे भारत के लिए गौरव की बात है। और अभी मुझे काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता, काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता और काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार देने का अवसर मिला। मैं सभी विजेताओं को उनके परिश्रम, उनकी प्रतिभा के लिए बधाई देता हूं। उनके परिवारजनों को भी बधाई देता हूं, उनके गुरुजनों की भी बधाई देता हूं। जो युवा सफलता से कुछ कदम दूर रह गए तो होंगे,
जो 4 पे आके अटके हुए होंगे, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। आप काशी की ज्ञान परंपरा का हिस्सा बने, उसकी प्रतियोगिता में भी शामिल हुए, ये अपने आप में बहुत बड़ा गौरव है। आप में से कोई भी साथी हारा नहीं है, न ही पीछे रहा है। आप इस भागीदारी के जरिए काफी कुछ नया सीखकर कई कदम और आगे आए हैं। इसलिए इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाला हर कोई बधाई के पात्र है। मैं इस आयोजन के लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास, काशी विद्वत परिषद और सभी विद्वानों का भी आदर पूर्वक धन्यवाद करता हूं। आपने काशी के सांसद के रूप में मेरे विजन को साकार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, अभूतपूर्व सहयोग किया है। पिछले 10 वर्षों में काशी में जो विकास के कार्य हुए हैं और काशी के बारे में संपूर्ण जानकारी पर आज यहाँ 2 बुक भी लॉन्च की गई है। पिछले 10 वर्ष में काशी ने विकास की जो यात्रा तय की है, उसके हर पड़ाव और यहाँ की संस्कृति का वर्णन इन कॉफी टेबल बुक में भी किया गया है। जितनी भी सांसद प्रतियोगिता काशी में आयोजित हुई है, उन पर भी छोटी छोटी किताबों को लॉन्च किया गया है। मैं सभी काशी वासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन साथियों, आप भी तो जानते हैं, हम सब तो निमित्त मात्र है। काशी में करने वाले तो केवल महादेव और उनके गण है। जहां महादेव का कृपा हो जाला, ऊ धरती अपने ऐसे ही समृद्ध हो जाले। इस समय महादेव को अति आनंद में है, खूब प्रसन्न है महादेव। इसलिए महादेव के आशीष के साथ 10 वर्षों में काशी में चारों ओर चहुं ओर विकास का डमरू बजा है। आज एक बार फिर काशी के हमारे परिवार के लोगों के लिए करोड़ों रुपया की योजना का लोकार्पण होता है। शिवरात्रि और रंग भरी एकादशी पहले काशी में आज विकास का उत्सव मने जाता है। अभी मंच पर आने से पहले मैं काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता की गैलरी देख रहा था। 10 वर्षों में विकास की गंगा ने काशी को सींचा है। काशी कितनी तेजी से बदली है, ये आप सभी ने साक्षात देखा है। यही मेरी काशी का सामर्थ्य है। काशी तो संवरने वाला है, ब्रिज भी बनेंगे, रोड भी बनेंगे, भवन भी बनेंगे, लेकिन मुझे तो यहाँ के जन जन को संवारना है और एक सेवक बनकर के संवारना है, एक साथी बनकर संवारना है। उंगली पकड़ करके चलते चलते पहुंचना है, लक्ष्य को पाना है। और इसलिए मैं आप सभी विजेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वाराणसी में संत गुरु रविदास जी की 647वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने संत रविदास की प्रतिमा का आज अनावरण किया है। सीएम ने कहा कि संत गुरु रविदास जी का पावन तीर्थ नई भव्यता के साथ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही सीएम ने बताया कि आज पीएम मोदी द्वारा संत रविदास म्यूजियम की भी आधारशिला रखी गई है। आज काशी की धरती पर सदगुरु पूज्य संत रविदास जी महाराज की 647वीं पावन जयंती समारोह के आयोजन में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। मैं इस अवसर पर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पूज्य संत सदगुरु रविदास जी महाराज की इस भव्य प्रतिमा का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आज हम श्री गोवर्धनपुर में आते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को एक नया स्वरूप काशी की ही तर्ज पर देखने को मिलता है। आज से 10 वर्ष पहले यह एक कल्पना थी, विवाद थे। ये जो यहाँ पे समागम होता है, इतना भव्य समागम, जगह नहीं मिल पाती थी, सड़कें संकरी थी। लेकिन हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिनकी दूरदर्शिता, जिनका मार्गदर्शन और जिनके नेतृत्व में आज सदगुरु
पूज्य संत रविदास जी महाराज का पावन तीर्थ एक बार नई भव्यता के साथ, नई दिव्यता के साथ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है और सचमुच इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई। अभी यहाँ पे सदगुरु के संग्रहालय का भी शिलान्यास का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। आप देखना कितनी बड़ी प्राचीन विरासत को, ये विरासत जब अगले 3 वर्ष के अंदर ही यहाँ पे यह संगत सदगुरु की 650वीं जयंती कार्यक्रम को मनाएगा, तब एक भव्य स्मारक भी यहाँ पर आपको संग्रहालय के रूप में देखने को प्राप्त होगा। स्वाभाविक रूप से आपने देखा होगा ये देश 1947 में आजाद हुआ। आजादी के पहले भी बोलने के लिए तो बहुत सारे लोग घोषणाएं करते थे, लेकिन सचमुच क्या कार्य हो पाया था? लेकिन आज सही मायने में कोई कार्य कर रहा है। किसी ने जगत गुरु रामानंद जी की शिक्षाओं का, सदगुरु रविदास जी महाराज की शिक्षाओं का अनुसरण करके व्यवहारिक धरातल पर उतारने का कार्य किया है, तो वह नाम है देश के आज के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। जगत गुरु रामानंद जी ने यही तो बात कही थी कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और ये आज हम सबको देखने को मिल रहा है। समाज में सबका साथ और सबके विकास का यह मंत्र पूरे देश के अंदर हर उस गरीब को जिसके पास सिर ढकने के लिए छत नहीं है, मकान मिल रहा है। जिस गरीब के पास शौचालय नहीं है उसको शौचालय मिल रहा है। 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की गारंटी मिल रही है और जीवन की वे सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ ही यहाँ पे जो भी सांपला जी कह रहे थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों को जो सम्मान दिलाने का कार्य स्वतंत्र भारत के अंदर किया गया, यह भी अद्भुत कार्य पहली बार हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इसके लिए पूरा समाज और पूरा देश आपके प्रति आभार व्यक्त करता है, आपका अभिनंदन करता है। और काशी की धरती में तो आपने जो नई प्रेरणा दी है, काशी की धरती के माध्यम से देश और दुनिया को, वो अद्भुत है, एक नई मिसाल है। सदगुरु ने जो बात कही थी कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। और सचमुच संत रविदास जी की यह उक्ति किसी ने चरितार्थ की तो वह प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। 80 करोड़ लोगों को 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ पूरे देश के अंदर बिना भेदभाव के मिल रहा है। यह भी पहली बार हुआ है। यह भी सदगुरु के ही कार्यों को जमीनी धरातल पर उतार करके कैसे उनके जीवन को कोरोना से भी लड़ने के लिए और साथ साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए बिना भेदभाव के उनको राशन की सुविधा का लाभ 80 करोड़ लोगों को पूरे देश के अंदर उपलब्ध हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। आज आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में और आपकी दूरदर्शिता के कारण यहाँ के सारे विवाद समाप्त होकर के पूज्य सदगुरु के प्रति नमन व्यक्त कर रहा है, अपना आभार और अभिनंदन कर रहा है। इस अवसर पर मैं भी प्रदेशवासियों की ओर से और इन सभी भक्तों और अनुयायियों की ओर से भी आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बिहार लघु उद्यमी योजना का कंप्यूटरीकृत रैंडमाइजेशन चयन प्रक्रिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, अपर मुख्य सचिव संदीप पौंडरिक कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि आज 2 बड़ी योजनाओं की शुरुआत की गई है। वहीं अपर मुख्य सचिव संदीप पौंडरिक ने योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा जाति आधारित जनगणना के आधार पर जो गरीब परिवार हैं, उनमें प्रत्येक गरीब परिवार के एक सदस्य को 2 लाख रुपए की राशि अपना उद्योग चलाने के लिए दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 5 फरवरी से 20 फरवरी तक पोर्टल ओपन किया गया था और इन 15 दिनों की अवधि में 2 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। आज जो योजना की 2 बड़ी शुरुआत हुई है और सबसे बड़ा है कि लघु उद्यमी योजना 2,76,00,000 परिवार पूरे बिहार में है। उसमें से 94 लाख परिवार को चिन्हित किया गया कि आगे के दिनों में फेज वाइज 5 साल में हम सभी को उद्योग, छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए कई सेक्टर्स में कैसे वो काम करके आगे बढ़े, उसकी शुरुआत आज की गई। 2023-24 में अभी ही लॉन्च हुआ 15-20 दिन पहले और इसमें 50,000 लोगों को सीधा इसका लाभ मिलने वाला है।
इसके साथ साथ स्टार्टअप में एक बड़ी राशि सिडबी के माध्यम से और बिहार सरकार के माध्यम से लगभग 150 करोड़ का फाइनेंसिंग फंड का स्थापना किया गया है, जो आज MOU साइन हुआ है, जिसमें बिहार की सरकार के द्वारा 50 करोड़ रुपया और सिडबी के द्वारा 100 करोड़ रुपया इसमें उपलब्ध कराया गया। जैसा आप जानते हैं कि राज्य सरकार द्वारा ये घोषित किया गया कि जाति आधारित गणना के आधार पर जो भी गरीब परिवार हैं राज्य में, उनमें प्रत्येक परिवार में एक सदस्य को 2 लाख रुपए की राशि अपना उपक्रम चलाने के लिए, अपना उद्योग चलाने के लिए दी जाएगी। इस वित्तीय वर्ष में 2023-24 में, जो अब मार्च 24 में समाप्त हो जाएगा, इसमें हम लोग पहली बार इस योजना के अंतर्गत लाभान्वितों का चयन कर रहे हैं। हमने इसके लिए 5 फरवरी को पोर्टल ओपन किया था और जो 20 फरवरी तक खुला रहा, और इस 15 दिन की अवधि में हमें 2 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए और आज हम लोग उनमें से 50,000 लाभान्वितों का कंप्यूटराइज्ड रैंडमाइजेशन, मतलब कंप्यूटर से लॉटरी द्वारा चयन करेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से ये तय किया जाएगा कि कितनी बार रैंडमाइजेशन होगा और 50,000 के अतिरिक्त 20% मतलब 10,000 लोगों का चयन वेटिंग लिस्ट, प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा, ताकि अगर जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनमें बाद में जांच के दौरान कुछ कमी पाई जाए जिनके कारण उन्हें स्वीकृति नहीं दी जा सके, तो वेटिंग लिस्ट में से लोगों का चयन किया जा सके। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि ये चयन मात्र इस वर्ष के लिए है और इसके बाद अगला वर्ष जो अप्रैल से चालू होगा 2024-25, इसमें पुनः इसी तरह से लाभान्वितों का चयन ज्यादा संख्या में किया जाएगा। अभी जो हमने वित्तीय राशि रखी है उससे ज्यादा राशि अगले साल उपलब्ध होगी। इस साल के बजट में हम लोगों ने 250 करोड़ रुपए की राशि रखी थी 50,000 लोगों के लिए। प्रथम किश्त के रूप में 50,000 रुपए उन्हें दिए जाएंगे और अगले वर्ष हमने अभी 1,000 करोड़ रुपए की राशि रखी है इस योजना के लिए, लेकिन राज्य सरकार द्वारा यह कहा गया है कि अगर अधिक राशि की आवश्यकता होगी तो राज्य सरकार द्वारा उसे दी जाएगी। ये 2 लाख रुपए की राशि उन्हें 3 किश्तों में दी जाएगी, जिसमें पहली राशि में उन्हें अपना टूल किट या अगर कोई उन्हें अपना स्ट्रक्चर बनाना है, मशीन खरीदना है, ये सब करना होगा और बाद में उन्हें वर्किंग कैपिटल के रूप में, चूंकि छोटे उद्योगों में वर्किंग कैपिटल ज्यादा आवश्यकता होती है, तो वर्किंग कैपिटल के रूप में राशि दी जाएगी। तो सर्वप्रथम हम लोग बिहार लघु उद्यमी योजना का में लाभान्वितों का चयन करेंगे। उसके बाद दूसरा जो आज का कार्यक्रम है, जो स्टार्टअप का कार्यक्रम है, स्टार्टअप पॉलिसी बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2022 में लाई गई दूसरी, और इसमें हम लोग अभी तक करीब इस पॉलिसी के अंतर्गत करीब 500 से अधिक स्टार्टअप को हम लोग लाभ दे चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा कई तरह के लाभ उन्हें दिए जाते हैं, जिसमें सीड फंड, सेकंड स्टेज फंड, मैचिंग ग्रांट, कोवर्किंग स्पेसेस और उन्हें प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था है। इसी क्रम में हम लोग उन्हें और फंड उपलब्ध हो, उन्हें और राशि उपलब्ध हो, इसके लिए सिडबी के साथ एक राज्य सरकार और सिडबी द्वारा मिलकर एक फंड ऑफ फंड बनाया जा रहा है, ताकि जो स्टार्टअप है अगर उन्हें अपने उद्योग को बढ़ाने के लिए, अपने स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए और राशि की आवश्यकता है, तो वो इस फंड में अप्लाई कर सकते हैं और इस फंड में उन्हें अपने स्टार्टअप के लिए बड़ा करने हेतु और राशि ऋण के रूप में दी जाएगी, जिसका अप्रेजल सिडबी द्वारा किया जाएगा और इसमें सिडबी और राज्य सरकार दोनों की राशि इस फंड में सन्निहित है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर
आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। दिल्ली के मंत्री और आप विधायक सौरभ भारद्वाज, शिक्षा मंत्री आतिशी और आपके संगठन मंत्री संदीप दीक्षित ने संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए विधायक सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा कि अगले कुछ दिनों में सीएम को गिरफ्तार किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी ने केजरीवाल को 7 बार नोटिस भेजा है और अब उन्हें सीबीआई के माध्यम से गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है। आप मंत्री ने कहा कि सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भी आप कांग्रेस गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमने देखा और मुझे लगता है बहुत सारे पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स इस चीज़ को समझ रहे हैं कि जैसे ही इंडिया अलायंस की मीटिंग जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अंदर चल रही थी, उस मीटिंग से ये खबरें आने लगी कि कई राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन लगभग तय हो गया है। कौन सी पार्टी कितनी सीटें किस राज्य में लड़ेगी, इसकी सहमति कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बन गई है, जिसकी उम्मीद मीडिया के साथी भी कम लगा रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी के होम मिनिस्टर, गृह मंत्री तो अपने मीडिया के इंटरव्यू में कह चुके थे, आप मेरी बात मान लीजिए, आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होगा, उन्होंने कह दिया था। तो जब से यह खबर आई है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आकर अपनी सीटों के बंटवारे पे आम सहमति बना चुके हैं और आज या कल में ही इसकी अनाउंसमेंट होने वाली है, ये बात खबरों में चल रही थी। अचानक हमारे पास 2 बातें हो रही हैं। एक, ईडी का 7वां नोटिस अरविंद केजरीवाल जी को सोमवार के लिए आ जाता है और साथ साथ हमें बहुत विश्वस्त लोगों से ये जानकारी मिल रही है कि अब ईडी नहीं, सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए कदम बढ़ा रही है। हमारे पास यहां तक सूचना है कि सीआरपीसी 41A के तहत अरविंद केजरीवाल जी के लिए नोटिस तैयार है। वो नोटिस अरविंद केजरीवाल जी को आ जाएगा और उसके बाद सीबीआई भी ईडी के साथ अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की कोशिशें तेज कर देगी। टाइमलाइन भी हमें कुछ लोगों ने शेयर की। हमारी सूचना है कि आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्या हुआ है जो इतनी जल्दबाजी केंद्र सरकार के अंदर दिखाई जा रही है। यानी बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर घबराहट बहुत ज्यादा है। उनको लगता है अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आएंगे तो जिन जिन राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आएंगे, भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार बनानी मुश्किल होगी। हम भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र सरकार को ये बता देना चाहते हैं, आप अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना चाहें कर लें। अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस का अलायंस इंडिया गठबंधन के अंदर होने जा रहा है। ये अलायंस रुकने वाला नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को शुरू से ही ये कॉन्फिडेंस था कि ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अलायंस नहीं होने वाली है और ये बड़े खुश थे इस बात से कि इनका अलायंस नहीं होने जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि अलायंस की बातचीत, अलायंस की चर्चा काफी अच्छे तरीके से प्रोग्रेस हुई है और लगभग अलायंस अपने फाइनल प्रारूप में पहुंच गई है। ये सुनते ही भारतीय जनता पार्टी शॉक में आ गई। अब ये आपस में बैठ के अपने पूरे स्ट्रैटेजीज को, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज को रीडिजाइन किए। इनको रीडिजाइन करने की क्या जरूरत पड़ गई? कई सारे स्टेट्स हैं जिसमें गुजरात भी है, गोवा भी है, दिल्ली भी है, कई सारे स्टेट्स हैं जहां पर इनके जो पॉलिटिकल इक्वेशन थे वो अब खराब हो गए। ईडी के थ्रू जो ये काम चल रहा था, जो इलीगल नोटिसेस थे, वो काम नहीं कर रहा है। तब अब ये सीबीआई को सामने लेकर आए हैं और अब सीबीआई के माध्यम से माननीय अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। जैसा कि सौरभ जी ने बताया कि 41A सीआरपीसी के तहत उन्होंने अपना प्लान बनाया है। मैं इनको एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आप अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार तो करने की कोशिश कर रहे हैं और संभव है कि आप
गलत तरीके से कर भी लेंगे। हम ऐसे अरेस्ट से, ऐसी धमकी से डरने वाले नहीं है। देश के लिए अलायंस में जा रहे हैं। अलायंस हम अपने पर्सनल गेन के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए नहीं जा रहे, देश के लिए जा रहे हैं। देश के लिए खड़े थे, खड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। देहरादून में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा युवाओं के कौशल विकास हेतु संचालित योजना का शुभारंभ एवं MOU व मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ एवं DBT के माध्यम से शोध अनुदान राशि का हस्तांतरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य छोटा होने के बावजूद आज विभिन्न क्षेत्रों में नए मापदंड स्थापित कर रहा है और हमारा राज्य आदर्श राज्य बने, इस दिशा में प्रयास जारी है। सीएम ने कहा कि पिछले कुछ सालों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक विकास के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से कई प्रयोग किए हैं, जिनमें छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना जैसी कई योजनाएं शुरू की गई हैं। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना के अवसर पर, जो कि हमारे आज यहाँ पर DBT के माध्यम से अभी पहली किस्त 1,85,00,000 की चली भी गई है और 44 लाभार्थियों को 3,66,00,000 जो धनराशि स्वीकृत हुई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से भी और उनके बीच में जो आज यहाँ पर MOU हुआ है, इस शुभ अवसर पर उच्च शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए और नई शोधों के लिए हो रहा है। यहाँ की शिक्षा को बढ़ाने के लिए, उच्च शिक्षा को बढ़ाने के लिए, शोध नवाचार को बढ़ाने के लिए इस योजना का, जिनको आज ये अनुदान राशि भी मिल रही है और जो इसमें सिलेक्ट हुए हैं, उन सभी को मैं और उपस्थित हमारे सभी छात्र एवं छात्राएं आज यहाँ पहुँचने पर आप सभी का मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूँ। और हमारा राज्य छोटा होने के बाद भी आज विभिन्न क्षेत्रों में नए नए जो मापदंड हैं वो स्थापित कर रहा है। अभी मेहता जी कह रहे थे, हमने UCC की बात करी, और भी जैसे नकल के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में। और मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से, आप लोग और राज्य के लोग भी, हम लोग सब लोग, यह है कि हमारे राज्य में कोई भी चीज बहुत आसानी से एक मॉडल बन सकती है। आपके भी जो भी नवाचार हैं आप अन्य राज्यों में करेंगे तो उसमें बहुत प्रकार की चुनौतियां भी हैं, अपने अलग अलग बड़े राज्य हैं, कहीं पर कुछ विभिन्नताएं हैं। लेकिन हमारे राज्य में जैसे हमने ये उच्च शिक्षा में शोध प्रोत्साहन योजना शुरू करी है, तो ये बहुत जल्दी पूरा राज्य कवर हो सकता है इसमें, क्योंकि हिमालय का राज्य है, गंगा का, यमुना का प्रदेश है। हमारे यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काम करना और एक मॉडल बनाना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इतनी चुनौती नहीं है कि जो पार न करी जा सके। चुनौती को स्वीकार करते हुए उसको कर सकते हैं हम लोग। और हर क्षेत्र में हमने तय किया है कि हम नए मानदंड स्थापित करेंगे और एक आदर्श राज्य के रूप में राज्य को एक पहचान मिले, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और पिछले कुछ सालों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी गुणात्मक विकास के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से हमने और भी प्रयोग किए हैं। जैसे कक्षा 6 से लेकर 12 तक हमने मुख्यमंत्री के नाम से ही छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना भी प्रारंभ की है, उच्च शिक्षा में भी प्रारंभ की है और ये भी काम कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में आज मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना की शुरुआत हुई है और मुझे ये गौरव की अनुभूति भी हो रही है कि हमारा राज्य देश का ऐसा पहला राज्य है जो ये शोध को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का शोध अनुदान शिक्षकों और जो हमारे रिसर्च के लोग हैं, शोधार्थी हैं, उनके लिए ये प्रदान करने वाला है। और इससे उच्च गुणवत्ता के शोध द्वारा न सिर्फ संबंधित व्यक्ति और संस्थान की पहचान स्थापित होती है, बल्कि और भी जो नवाचार है, मानवता के लिए जो भी हम काम कर सकते हैं, उसके भी नए विकल्पों की तलाश होती है। क्योंकि जितनी शोध करेंगे उतना हम नई चीजों को प्राप्त कर पाएंगे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए
बने रहे राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।